दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुरेश एक बार फिर से सुरेश एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन 2024 के लिए जनरल अवेयरनेस अर्थात सामान्य जागरूकता के टॉप 10 क्वेश्चन दोस्तों, जो कि मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग लेकर आया हूँ दोस्तों। जैसा कि आपको पता होगा, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 दोनों के लिए जो सिलेबस है यही है, और दोनों में लगभग जनरल अवेयरनेस अर्थात सामान्य जागरूकता के 10-10 क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों। तो मैं आपके लिए आरआरबी टेक्नीशियन 2024 के लिए टॉप 10 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि इसका ऑफिशियल सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। दोस्तों, आप देख सकते हैं इसका जो ऑफिशियल सिलेबस है वो कुछ इस तरह से है दोस्तों। इसी के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्तों, जो कि आपके बन सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग। वर्तमान मामलों का ज्ञान, भारतीय भूगोल, संस्कृति, भारत का इतिहास, स्वतंत्रता संघर्ष, भारतीय राजनीति, संविधान, अर्थव्यवस्था, भारत और विश्व से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दे, खेल, सामान्य, वैज्ञानिक, तकनीकी विकास, इन सब से संबंधित मैं क्वेश्चन आपको लेकर आया हूँ दोस्तों। तो क्योंकि पहला टॉपिक है जो वर्तमान मामलों का ज्ञान, तो इसी का मैं सबसे पहला क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्तों। ये रहा आपके सामने दोस्तों, आप देख सकते हैं ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1, जो कि एक्सपेक्टेड है मेरे अकॉर्डिंग आपके एग्जाम के लिए दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। हाल ही में चुनाव संबंधी जानकारी के लिए बूथ राब्ता वेबसाइट किसने लॉन्च की? अब जो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है इस समय इलेक्शन चल रहे हैं, लोकसभा के इलेक्शन चल रहे हैं, जो कि 7 चरणों में आपके इलेक्शन होने वाले हैं दोस्तों। 7 चरणों में आपके इलेक्शन होने वाले हैं, और इसका पहला चरण 19 तारीख को हो चुका है दोस्तों, और इसका लास्ट चरण जो 7वां चरण है वो कब है दोस्तों? वो 1 जून को है। और इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, 4 जून को इसका रिजल्ट आ जाएगा दोस्तों। अब क्योंकि चुनाव चल रहे हैं, इसलिए चुनाव संबंधित जो क्वेश्चन होगा दोस्तों, वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए मैं कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ दोस्तों। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पंजाब, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में से इसका कौन सा आंसर होगा? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो पंजाब में एक जिला है मोलर कोटला। कौन सा है दोस्तों? मोलर कोटला पंजाब में एक जिला है, मोलर कोटला दोस्तों। मोलरकोटला एक ज़िला है, जहाँ के जो डीएम साहब हैं, उन्होंने क्या किया दोस्तों, उन्होंने जो मतदाता हैं, जो वोटर्स हैं, उनको इंस्पायर करने के लिए, वोट डालने के लिए, मोटिवेट करने के लिए उन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च की है। कौन सी भाई? बूथ राब्ता। किसके? भाई मोलरकोटला ज़िला के डीएम ने बूथ राब्ता एक वेबसाइट लॉन्च की है, वोटर्स को इंस्पायर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। इसमें क्या है दोस्तों, जो बूथ राब्ता वेबसाइट उन्होंने लॉन्च की है, इसमें क्या होगा दोस्तों, जब जो पंजाब के लोग 1 जून को जब वोट डालेंगे, तो वोट डालकर वो बूथ राब्ता वेबसाइट से अपना जो है सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, वोट डालने का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो इन्होंने कुछ मतलब वोटर्स को इंस्पायर करने के लिए ये वेबसाइट लॉन्च की थी दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप समझ ही गए होंगे, पंजाब। और पंजाब में दोस्तों लोकसभा सीटें कितनी है? 13 हैं। और सबसे ज़्यादा अगर लोकसभा सीटों की बात की जाए तो वो कहाँ है दोस्तों? यूपी में है। यूपी में कितनी है दोस्तों? 80। कितनी है दोस्तों? 80 यहाँ पर यूपी में सीटें हैं दोस्तों। तो अब आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। अब क्योंकि चुनाव संबंधी ये क्वेश्चन है, तो चुनाव से संबंधित भी मैं आपके लिए कुछ जानकारी लेकर आया हूँ दोस्तों। आप देख सकते हैं जैसा कि पंजाब में 13 क्या लोकसभा सीटें हैं, और जिला मोलरकोटला के जो डीएम है, उन्होंने वेबसाइट लॉन्च की है बूथ राब्ता, और जिसके द्वारा क्या होगा, मतदान का प्रमाण पत्र डाउनलोड आप कर सकते हैं दोस्तों। तो सारे क्वेश्चन का दोस्तों मैं एक्सप्लेनेशन लिख कर आया हूँ दोस्तों, जिससे कि अगर मैं बोल रहा हूँ तो कहीं पर अगर आप मिस हो जाता है, नहीं समझ पाते हैं, तो आप लिखा हुआ देख के आराम से समझ सकें, पढ़ सकें दोस्तों। और साथ ही लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हो रहा है, जो कि पहला चरण 19 को, दूसरा चरण 26 अप्रैल को होने वाला है दोस्तों, और लास्ट जो है 1 जून को होने वाला है, और इसका जो परिणाम है वो 4 जून को पता चल जाएगा, कौन बनेगा हमारे देश का प्रधानमंत्री दोस्तों। तो जो दोस्तों, अब क्योंकि चुनाव की बात हो रही है, तो चुनाव आयोग की भी बात होनी बहुत ज़रूरी है। भारत का चुनाव आयोग जो है, उसका गठन जो हुआ था दोस्तों, वो 25 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 25 जनवरी 1950 को हुआ था। और इसी वजह से 25 जनवरी को दोस्तों हर साल मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है दोस्तों? मतदाता दिवस मनाया जाता है हर
साल की 25 जनवरी को दोस्तों। तो मतदाता दिवस कब होता है दोस्तों? 25 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हमारा संविधान है उसमें भारतीय चुनाव आयोग कौन से अनुच्छेद में आता है, जो कि दोस्तों भाग 15 में आता है। कौन से में आता है? भाग 15 में आता है, और अनुच्छेद 324 से 329 के बीच चुनाव आयोग के बारे में उल्लेख किया गया है हमारे संविधान में दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हमारे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, जो हमारे चुनाव आयोग के जो पहले चुनाव आयुक्त थे, वो थे सुकुमार सेन। अगर आपसे पहले पूछ लेते हैं कि पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, वो थे हमारे सुकुमार सेन। और लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूछ लेता है पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी, तो वो थी दोस्तों रमा देवी। कौन थी दोस्तों? रमा देवी। मतलब आप कह सकते हैं 1950 में जब इसका गठन हुआ था, तब चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बनाए गए थे? सुकुमार सेन को बनाया गया। फिर दोस्तों हुआ क्या, अभी कुछ समय पहले क्या हुआ था दोस्तों, जो चुनाव आयुक्त होते हैं इनके लिए दिनेश गोस्वामी एक समिति का गठन किया गया, जिसकी सिफारिश पर दोस्तों जो चुनाव आयोग है उसके एक क्या होंगे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, और दो क्या होंगे? इलेक्शन कमिश्नर होंगे। तो ये किसकी सिफारिश पर बनाया गया दोस्तों ऐसा रूल? दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश पर दोस्तों। तो प्रेजेंट टाइम में दोस्तों अगर मैं बात करूं, जो आपके एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो कौन है दोस्तों? तो वो है हमारे राजीव कुमार जी। राजीव कुमार हमारे क्या है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। और दोस्तों अभी अभी जल्द में ही बने हैं ज्ञानेश कुमार जी, ये हमारे इलेक्शन कमिश्नर हैं। और दूसरे जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो हैं सुखविंदर सिंह संधू दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों मैं बता दूं, जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग के द्वारा कुछ ऐप लॉन्च किए गए हैं, उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए दोस्तों। तो वो हमारे कौन कौन से ऐप जो है लॉन्च किए गए हैं चुनाव आयोग के द्वारा, भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा? वो किए गए हैं सी विजिल ऐप, इनकोर ऐप, नो योर कैंडिडेट ऐप, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है ना, बाई चांस ऐसा आ जाता है कि सी विजिल ऐप कौन से आयोग ने लॉन्च किया है, और या फिर इनकोर ऐप, या नो योर कैंडिडेट, सक्षम ऐप, सुविधा ऐप, ये किसके द्वारा लॉन्च किए गए हैं दोस्तों? भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा ये लॉन्च किए गए हैं दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों मैं बता दूं, हमारे देश में जो वोट डालने की उम्र है वो 21 से 18 किसने की थी दोस्तों? 21 से 18 कौन से संविधान संशोधन से की गई थी दोस्तों? वो की गई थी हमारे 61वें संविधान संशोधन, जो कि 1989 में हुआ था दोस्तों। तो हमारी 21 से 18 जो उम्र की गई थी वो 1989 में 61वें संविधान संशोधन से की गई थी दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, मतलब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, और जो गवर्नर होते हैं राज्य के, उनकी जो उम्र होती है वो कितनी होती है? कम से कम कितनी उम्र होती है? वो होती है दोस्तों 35 साल। कितनी होती है? मतलब आपको राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या गवर्नर बनने के लिए आपको कितनी उम्र चाहिए होगी? वो चाहिए होगी 35 साल। 35 साल का होना बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों राज्यसभा के जो एमपी होते हैं, राज्यसभा सांसद जो होते हैं, और एमएलसी का चुनाव जो होता है, उसमें जो न्यूनतम उम्र मांगी जाती है वो क्या मांगी जाती है दोस्तों? 30 साल। तो राज्यसभा सांसद एमएलसी के लिए जो न्यूनतम उम्र है दोस्तों वो क्या कितनी हो जाती है? 30 साल हो जाती है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, लोकसभा एमपी जो कि अभी चुनाव हो रहा है, लोकसभा का चुनाव हो रहा है, तो जो सांसद ही लड़ रहे हैं, जो कैंडिडेट हैं, उनके लिए न्यूनतम उम्र कितनी होगी? और प्रधानमंत्री जो बनेगा उसके लिए न्यूनतम उम्र कितनी होगी? जो एमएलए जो विधायक होते हैं उनकी न्यूनतम उम्र कितनी होती है? जो चीफ मिनिस्टर अर्थात मुख्यमंत्री बनते हैं उनकी न्यूनतम उम्र कितनी होती है? वो होती है दोस्तों 25 साल। न्यूनतम 25 साल के होना बहुत जरूरी होता है लोकसभा सांसद, प्रधानमंत्री, विधायक और मुख्यमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 साल होना बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, और दोस्तों मैं आशा करता हूं, जैसे कि ये चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन था और इससे रिलेटेड मैंने पूरा विश्लेषण, पूरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से दिया है दोस्तों। तो अगर दोस्तों इससे रिलेटेड जो मैंने आपको समझाया अगर कोई क्वेश्चन आता है और आपने पढ़ा है, तो मुझे लगता है आपके अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर देंगे। और दोस्तों अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो आप क्या करेंगे? वीडियो को लाइक करेंगे दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि शेयर करने से हमारी नॉलेज बढ़ती है। और दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो चैनल को क्या करेंगे? सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे हमारे चैनल को। हमारी जो लेटेस्ट वीडियो तुरंत पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब दोस्तों जैसा कि आपने देखा था, मैंने जो आपको सिलेबस दिखाया था उसमें वर्तमान मामलों के बारे में जो ज्ञान था वो चाहिए था, जो कि मैंने उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं लेकर आया दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों भूगोल, भारतीय भूगोल के बारे में, तो भारतीय भूगोल से मैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ दोस्तों। कर्क रेखा भारत के
किस राज्य से नहीं गुजरती है। मतलब किस राज्य से गुजरती है ये नहीं पूछा है, किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो दोस्तों इसके लिए हमें पता होना चाहिए जो कर्क रेखा है हमारे भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, ये बात हमें पता होनी चाहिए दोस्तों। दोस्तों इससे पहले कि आपको ये पता हो, मैं आपको बता दूं जो कर्क रेखा है वो हमारे कुछ जो हमारी पृथ्वी है कुछ इस टाइप से है। हमारी पृथ्वी कुछ इस टाइप से है, तो इसके एक बीचों बीच जो लाइन है इसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। इसे हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। और दोस्तों इसके ऊपर उत्तरी साइड में ये जो रेखा है इसी को हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। और ये 23.5 डिग्री उत्तरी है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे जो रेखा पाई जाती है ये वाली, ये हमारी कौन सी पाई जाती है दोस्तों, ये हमारी कर्क रेखा है। ये हमारी कौन सी, कर्क रेखा है। इसके साथ ही दोस्तों भूमध्य रेखा से नीचे 23.5 डिग्री, नीचे 23.5 डिग्री अगर हम देखें तो वो होगी मकर रेखा। लेकिन हमसे बात की गई है कर्क रेखा की दोस्तों। लेकिन इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जो हमारी तीनों रेखाएं हैं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और नीचे हमारी दक्षिण अक्षांश में 23.5 डिग्री पर कौन सी है भी, मकर रेखा। इन तीनों रेखाओं, ये जो तीनों रेखाएं हैं एक महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। एकमात्र महाद्वीप ऐसा है जिससे ये तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं, वो हमारा कौन सा है दोस्तों, वो है हमारा अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है दोस्तों। और इसके साथ ही ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो कर्क रेखा है उसको 2 बार जो नदी काटती है वो कौन सी होगी दोस्तों, 2 बार जो नदी काटती है वो कौन सी होगी, वो हो जाएगी हमारी माही नदी। कौन सी हो जाएगी दोस्तों, माही। अब दोस्तों जैसा कि अभी मैंने आपको बता दिया, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होकर गुजरती है दोस्तों। और जो हमारे देश हैं, जो हमारे राज्य है हमारे देश में, जो कर्क रेखा है, क्योंकि आप मैंने आपको बताया हमारी पृथ्वी कुछ इस तरह से, यहाँ पे भूमध्य रेखा है, नीचे मकर रेखा है और ऊपर हमारी कर्क रेखा है। और हमारा देश भारत, प्यारा देश हमारा यहाँ पे पाया जाता है। तो ये जो कर्क रेखा कुछ राज्यों से होकर गुजरती है, तो सबसे पहले अगर पश्चिम साइड में हम देखें दोस्तों तो ये गुजरात से होकर गुजरती है। सबसे पहले गुजरात, फिर हमारा क्या आ जाएगा, और लास्ट में जो होगा वो हमारा आ जाएगा मिजोरम दोस्तों। वैसे तो इसकी ट्रिक भी होती है, इसकी एक ट्रिक भी होती है, लेकिन उससे दोस्तों आप क्रम से याद नहीं कर पाएँगे। उससे आप क्या नहीं कर पाएँगे, क्रम से याद नहीं कर पाएँगे। तो इनको आप ऐसे ही याद कर सकते हैं दोस्तों, जो कर्क रेखा को काटते हैं, जो मतलब राज्य, जिन राज्यों से होकर कर्क रेखा निकलती है वो टोटल भारतीय राज्य कितने हैं, 8। टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले गुजरात से पश्चिम की साइड से एंटर करती है, फिर हमारा राजस्थान आता है। सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान आता है दोस्तों, फिर मध्य प्रदेश आता है, फिर हमारा छत्तीसगढ़ आता है, फिर हमारा झारखंड आ जाता है दोस्तों, फिर हमारा पश्चिम बंगाल आ जाता है, उसके बाद त्रिपुरा आ जाता है और फिर मिजोरम। इसके बाद क्या आ जाता है, मिजोरम आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से आप याद कर सकते हैं। सबसे पहला जो है हमारा गुजरात से एंटर करती है कर्क रेखा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा होते हुए मिजोरम तक पहुंच जाती है दोस्तों। जो मतलब पश्चिम साइड से गुजरात से एंटर करती है और पूर्व साइड से मिजोरम से ये निकल जाती है दोस्तों। तो जो पूर्वी राज्य है जिसे हमारी कर्क रेखा पार करती है, कर्क रेखा होकर गुजरती है, वो है मिजोरम। और जो पश्चिमी राज्य है वो है हमारा गुजरात दोस्तों। तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अब जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया, सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, त्रिपुरा और फिर मिजोरम। तो इन राज्यों से होकर गुजरती है। अब हमारा इसमें जो नहीं है भाई हमारा आंसर हो जाएगा, गुजरात से तो होकर निकलती है दोस्तों। गुजरात पश्चिम से एंटर करती है और पूरब से मिजोरम से होकर निकल जाती है। त्रिपुरा भी दोस्तों, त्रिपुरा में भी होकर निकलती है, लेकिन मणिपुर से नहीं जाती है दोस्तों। मणिपुर को ये कर्क रेखा नहीं काटती दोस्तों। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा था नहीं, जिससे होकर नहीं गुजरती। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब हम बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे दोस्तों। सिलेबस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ दोस्तों। भारतीय इतिहास जो राजनीति से रिलेटेड था, स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड थे, इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दोस्तों, जैसा कि आपके सिलेबस में दिया था। तो दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। ये हमसे पूछा गया है कि जो महात्मा गांधी के द्वारा कई आंदोलनों का नेतृत्व किया गया था, लेकिन जो 1930 में जो आंदोलन किया गया था उनके द्वारा, उनके नेतृत्व में, वो कौन सा था दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपने सुना होगा 12 मार्च, 12 मार्च 1930 को दोस्तों क्या हुआ था, गांधी जी ने एक दांडी यात्रा चलाई थी। कहाँ से भी, साबरमती आश्रम से। कहाँ से दोस्तों, साबरमती आश्रम से दांडी तक ये पैदल गए थे।
दांडी तक ये क्या गए थे, पैदल गए थे, और इसी वजह से इसे क्या कहा गया, दांडी मार्च कहा गया, दांडी यात्रा कही गई। जो कि दांडी ये कब पहुंचे थे दोस्तों, 12 अप्रैल को पहुंच गए थे, 12 अप्रैल 1930 को पहुंच गए थे। लेकिन दोस्तों इन्होंने ये जितनी भी दूरी थी लगभग 322 किलोमीटर की दूरी थी, 322 किलोमीटर, या हम कह लें 322 किलोमीटर, या हम मील में देखें तो 200 मील की दूरी इन्होंने पैदल चले थे। मतलब गांधी जी के नेतृत्व में ये रैली गई थी, ये जो ये आंदोलन चला था, गांधी जी के नेतृत्व में पदयात्रा चली थी साबरमती आश्रम से दांडी तक, जो कि 322 किलोमीटर था। और साथ ही दोस्तों गांधी जी के नेतृत्व में थी तो दोस्तों एक तो गांधी जी थे और इनके साथ 79 और समर्थक थे। मतलब टोटल अगर देखा जाए तो 80 लोगों ने इस यात्रा को किया था दोस्तों, जो कि 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से निकली थी और दांडी कब पहुंची दोस्तों, 12 अप्रैल को पहुंची थी दोस्तों। और ये जब 12 अप्रैल को दांडी पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहला काम क्या कहा किया था दोस्तों, नमक कानून जो था उसको तोड़ दिया था, नमक कानून को तोड़ने का काम किया गया था। तो दोस्तों जो दांडी यात्रा थी वो नमक कानून को तोड़ने की का ही काम करती है दोस्तों। इन्होंने जब नमक कानून तोड़ा और वहीं से उन्होंने दोस्तों क्या किया, सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। क्या कर दी थी, सबने अवज्ञा आंदोलन की क्या कर दी थी, शुरुआत कर दी थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सबने अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, फिलहाल तो मैं इसका सारा एक्सप्लेनेशन आपको लिख कर लाया हूँ। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था ये हुआ था 8 अगस्त, ये क्या हुआ था, 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी दोस्तों। और इसके साथ ही दोस्तों मैं बता दूं, जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी दोस्तों हमारे देश में, जो कि गांधी जी के नेतृत्व में हुई थी, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हुई थी, जो कि उस टाइम पे जो प्रेजेंट टाइम में वायसराय थे वो कौन थे, लॉर्ड लिनलिथगो, मतलब गो, भारत से गो, भारत छोड़े यानी कि भारत से गो, इससे आप याद रख सकते हैं, गो से मतलब छोड़ो से, गो से लिनलिथगो, उस समय के जो वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो जी थे दोस्तों। इसके साथ ही खिलाफत आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों ये 1919 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी, अली बंधुओं के द्वारा की गई थी, जिसमें मौलाना अली, मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा ये शुरुआत की गई थी खिलाफत आंदोलन की दोस्तों। इसके साथ ही असहयोग आंदोलन जो था ये हुआ था दोस्तों 1 अगस्त 1920 को हुआ था, 1 अगस्त 1920 को ये आंदोलन हुआ था। तो इसका भी नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। और सबने अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व भी दोस्तों महात्मा गांधी जी के द्वारा 1930 में किया गया था, नमक कानून को तोड़कर जब वो दांडी पहुंच गए थे तब दोस्तों। वहीं से आपका सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और इस ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, आप दोस्तों देख सकते हैं अगर कुछ आप नहीं सुन पाए हैं तो दोस्तों। तो दोस्तों एक बार मैं फिर से आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और जो मैं पढ़ा रहा हूँ बता रहा हूँ आपको समझ आ रहा है और आप देख के भी समझ पा रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो को क्या करेंगे, लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे हमारी लेटेस्ट वीडियो तुरंत पाने के लिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों। जैसा कि सिलेबस के अकॉर्डिंग में पढ़ा रहा हूँ, पहला जो टॉपिक था उसके अकॉर्डिंग, दूसरे टॉपिक के अकॉर्डिंग और तीसरे टॉपिक के अकॉर्डिंग में क्वेश्चन लेके आया। ऐसे ही चौथा टॉपिक जो है संविधान वाला है, तो उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट लेकर आया हूँ दोस्तों। तो क्या कह रहा है देख लेते हैं। संविधान की प्रस्तावना में संविधान संशोधन, दोस्तों यहाँ पे संशोधन होगा, संशोधन क्या होगा, संशोधन के द्वारा, किस संविधान संशोधन के द्वारा, मतलब संविधान की प्रस्तावना में संविधान संशोधन के द्वारा किन शब्दों को जोड़ा गया। तो इसके साथ ही आपको ये भी बता देना है किस संविधान संशोधन के द्वारा किन शब्दों को जोड़ा गया था, ये हमसे पूछा गया। पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया था, समाजवाद को जोड़ा गया था, अखंडता को जोड़ा गया था, या इन तीनों शब्दों को संविधान में जोड़ा गया, ये हमसे पूछा गया दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारा एक संविधान संशोधन हुआ था 1942 में। जैसा कि दोस्तों आपको मैं लिख के भी लाया हूँ, क्या लिखा है दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन जो दोस्तों हुआ था वो 1976 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसमें भाग 4 को जोड़ा गया। इसके साथ ही दोस्तों संविधान की प्रस्तावना में एकमात्र बार बहुत बड़ा संशोधन किया गया था। क्या किया गया था दोस्तों, इस संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्दों को जोड़ा गया। कौन कौन से नए शब्दों को जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, अखंडता। मतलब जो मूल संविधान की प्रस्तावना थी उसमें ये तीनों शब्द नहीं थे। जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था दोस्तों, जिसमें भाग 4 भी जोड़ा गया था, 4A को जोड़ा गया था, उसी में क्या हुआ था, इन तीनों शब्दों को जोड़ दिया गया हमारी संविधान की प्रस्तावना में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी विल बी द राइट आंसर दोस्तों।
अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने दोस्तों। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है? दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है, ये हमसे पूछा गया है दोस्तों। क्या पूछा गया है? दक्षिण भारत से जो संबंधित नहीं है दोस्तों। तो भरतनाट्यम जो हमारी तमिलनाडु से है, जो कि दक्षिण भारत में पाई जाती है। मोहिनीअट्टम और कथकली ये हमारी केरल से पाई जाती हैं, ये भी दक्षिण भारत से है। लेकिन जो कथक है, कथक ये हमारे उत्तर भारत का है दोस्तों। ये कहाँ का है? उत्तर भारत की नृत्य शैली है दोस्तों। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों हमारे जो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं उनके बारे में आपको एक बार मैं अच्छे से बता देता हूँ। तो जो हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं वो कितने? 8 हैं दोस्तों, जिसमें भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु का है। कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों केरल से बिलोंग करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी उड़ीसा का है, ये तो आप समझ ही जाएंगे। मणिपुरी मणिपुर का है, ये भी आप याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। और सत्रिय जो है वो असम का है, और कथक हमारा उत्तर भारत का है। कहाँ का है दोस्तों? उत्तर भारत का है। और तमिलनाडु का भरतनाट्यम और कथकली मोहिनीअट्टम केरल के दोस्तों हो जाते हैं। इस टाइप से आप याद कर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों जहाँ तक मैं आशा करता हूँ आपको सारा सब कुछ समझ में आता होगा। और अगर आपको समझ में आ रहा है दोस्तों तो वही आपको करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों, हमारी लेटेस्ट वीडियो तुरंत पाने के लिए दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। निम्न में से किस गतिविधि का संबंध द्वितीय क्षेत्र से है? तो द्वितीय क्षेत्र से किन गतिविधियों का संबंध है वो हमें पूछा गया है दोस्तों। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए जो हमारे प्राथमिक क्षेत्र में जो आते हैं, जो गतिविधि आती हैं प्राथमिक क्षेत्र वाली हमें पता होनी चाहिए, द्वितीय क्षेत्र वाली पता होनी चाहिए, तभी हम इसका आंसर दे पाएंगे। और इसी प्रकार से तृतीय क्षेत्र वाली भी हमें पता होनी चाहिए। तो पहले में कृषि दिया है, निर्माण दिया है, वानिकी, संचार, विद्युत, गैस आपूर्ति, ये सब दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको सब कुछ लिख के रखा है कि जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें क्या क्या पाया जाता है दोस्तों। जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र है इसमें हमारी प्राकृतिक संसाधन जितने भी हैं, जितने भी प्राकृतिक नेचुरल संसाधन हैं वो हमारे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कृषि, कृषि हमारी प्राकृतिक है, प्राकृतिक संसाधन है, तो ये हमारी प्राथमिक क्षेत्र में आ जाती है। मत्स्य पालन, वानिकी, जो वन होते हैं ये हमारे प्राथमिक क्षेत्र में आ जाते हैं दोस्तों। इसके साथ ही जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया द्वितीय क्षेत्र, तो द्वितीय क्षेत्र में हमारा निर्माण आ जाता है दोस्तों, विनिर्माण आ जाता है, विद्युत आ जाती है, गैस आपूर्ति आ जाती है, ये हमारे द्वितीय क्षेत्र में आ जाते हैं दोस्तों। इसके साथ ही तृतीय क्षेत्र में जो आते हैं दोस्तों, सेवा, जितनी भी प्रकार की सेवा हम प्राप्त करते हैं वो, जैसे पुलिस की सेवा, संचार, परिवहन, बैंकिंग, बीमा, ये जो सेवाएं हैं ये सब तृतीय क्षेत्र में आ जाती हैं दोस्तों। जो तो मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, जो प्राकृतिक संसाधन है जैसे कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, ये हमारे प्राथमिक क्षेत्र में आ जाता है। और द्वितीय क्षेत्र में निर्माण, जैसे हम किसी मकान का निर्माण कराते हैं, मकान का निर्माण कराते हैं तो उसे हम निर्माण, जो मकान का निर्माण होता है वो हमारे द्वितीय क्षेत्र में हो जाता है। और विनिर्माण क्या होता है दोस्तों, जैसे किसी फैक्ट्री में ब्रेड बनता है, किसी फैक्ट्री में कपड़े बनते हैं, तो वो क्या हो रहा है? विनिर्माण हो रहा है, तो ये क्या हमारा द्वितीय क्षेत्र में आ जाता है। विद्युत है, बिजली है हमारी द्वितीय क्षेत्र में आ जाती है। गैस आपूर्ति ये हमारी द्वितीय क्षेत्र में आ जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे देंगे दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, प्राकृतिक संसाधन जैसे कृषि ये हमारी प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगी, तो ये तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। निर्माण, निर्माण जरूर आता है द्वितीय क्षेत्र में, तो ये भी हो जाएगा। वानिकी, वानिकी दोस्तों प्राकृतिक संसाधन है, तो ये हमारा नहीं होगा क्योंकि ये प्राथमिक संसाधन है दोस्तों। संचार, संचार हमारा क्या है दोस्तों? संचार हमारा क्या है? तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा क्योंकि ये हमारी सेवा है। और इसके साथ ही विद्युत, गैस आपूर्ति, ये हमारी क्या आ जाएंगी? द्वितीय क्षेत्र में आ जाएंगी। तो 2 और 5 जिस क्वेश्चन में, जिस ऑप्शन में, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं, जो हमारी एक बुक है वेल्थ ऑफ नेशन, जो इकोनॉमी से रिलेटेड हमारी एक बहुत अच्छी बुक है वेल्थ ऑफ नेशन। इसके जो राइटर हैं दोस्तों वो कौन है? एडम स्मिथ। किसके द्वारा लिखी गई है? वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई है, जो कि फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहे जाते हैं। जो हमारी आधुनिक अर्थव्यवस्था है उसके पिता किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है, जिन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन बुक लिखी है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो तो हमने आपको बता दिया, 2 और 5 विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर। अब दोस्तों मैं पर्यावरण, जो
वर्तमान में पर्यावरण से संबंधित जो प्रॉब्लम चल रही है उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपको लेकर आया हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये दोस्तों, आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ जिससे कि आपको सारे ऑप्शन दिख जाएँ अच्छे से दोस्तों। थोड़ा सा छोटा मैंने कर लिया है इसे दोस्तों। तो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहे हैं, COP 28 शिखर सम्मेलन में अपनाई गई दुबई सर्वसम्मति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये हमसे पूछा गया है दोस्तों। तो दोस्तों पहला ऑप्शन दिया गया है, दुबई सर्वसम्मति जीवाश्म ईंधन से दूर संक्रमण की दिशा में किसी भी प्रतिबद्धता को खारिज करती, बिल्कुल नहीं। ये जीवाश्म ईंधन से दूर जाने की तो बात करती है लेकिन प्रतिबद्धता को खारिज नहीं करती है दोस्तों, तो ये तो हमारा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो COP 28 जो थी दोस्तों वो हमारी कहाँ हुई थी, दुबई यूएई में हुई थी, दुबई यूएई में हुई थी दोस्तों, ठीक है। बाकी मैं सारी इन्फॉर्मेशन अभी बताने वाला हूँ, इसके साथ ही पहले इसके क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। सर्वसम्मति केवल विकसित देशों द्वारा बनाई गई थी, ये बात बिल्कुल सही है। विकसित और जो विकासशील देश हैं उनके द्वारा ही बनाई गई थी, तो ये बात कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये सर्वसम्मति विकसित और विकासशील देशों के बीच उत्सर्जन जलवायु संकट के लिए उनकी ऐतिहासिक जिम्मेदारी के संबंध में एक समझौते को दर्शाती है, बिल्कुल सही बात है। ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। COP 28 में यही बात हुई थी हमारी दोस्तों। COP 28 क्या होता है दोस्तों, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम दोस्तों आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। अब दोस्तों इस रिलेटेड में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट दे दूं दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, जो COP 28 है दोस्तों, ये क्या है, ये शिखर सम्मेलन जो हुआ था जिसे हम क्या कहते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो कि एक्सपो सिटी दुबई यूएई में हुआ था दोस्तों। ऑर्गेनाइज किसने किया था, यूएई दुबई ने इसे ऑर्गेनाइज किया था। और शिखर सम्मेलन COP 28 शिखर सम्मेलन जीवाश्म ईंधन से दूर जाने की बात करता है दोस्तों, ये भी हमें पता होनी चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों जो कॉप जो जो कॉप पार्टी है, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है, इसका ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइज करती है, जो ऑर्गेनाइजेशन उसका नाम क्या है दोस्तों, वो है UNFCCC। क्या है, UNFCCC, जिसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों, कई बार इससे इसकी जो फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज दोस्तों, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसकी ये फुल फॉर्म है दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों आपके लिए जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है वो क्या है, COP 28। ये जो क्वेश्चन मैंने कराया ये तो इंपॉर्टेंट है ही। ये क्या है, शिखर सम्मेलन COP 28 जीवाश्म ईंधन से दूर जाने की बात करता है। इसके साथ ही COP 29 जो होने वाला है दोस्तों, वो हमारा बाकू अजरबैजान में होने वाला है। ये आप हमसे पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। COP 29 बाकू अजरबैजान में होने वाला है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, देख लेते हैं। ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे दोस्तों। तो ओलंपिक पदक जीतने वाले जो पहले भारतीय थे वो कौन थे, ये हमसे पूछा गया दोस्तों। कोई नहीं, हम बहुत ही आसानी से इसे बता देंगे। तो दोस्तों इसका जो पहला ऑप्शन दिया गया मिल्खा सिंह, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, जिसे हम क्या क्या कहते हैं, फ्लाइंग सिख। क्या कहते हैं दोस्तों, जिसे हम क्या कहते हैं, मिल्खा सिंह को क्या कहते हैं दोस्तों, ये फ्लाइंग सिख, द फ्लाइंग सिख कहते हैं मिल्खा सिंह को, क्योंकि ये बहुत ही तेज दौड़ने वाले व्यक्ति थे जिन्होंने 4 स्वर्ण पदक जीते थे। कितने दोस्तों, 4 स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। ये बहुत ही तेज भागने वाले थे, इसीलिए इन्हें फ्लाइंग सिख के सिख कहा जाता है दोस्तों। इसके साथ ही कर्णम मल्लेश्वरी जो है, कर्णम मल्लेश्वरी जो है दोस्तों, ये एक भारोत्तोलक है। क्या है, एक क्या है, भारोत्तोलक है ये कर्णम मल्लेश्वरी। इन्होंने क्या किया था दोस्तों, ये ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला है। ओलंपिक में जो पदक जीतने वाली पहली महिला अगर आपसे पूछ ली जाती है तो वो कौन हो जाती है, कर्णम मल्लेश्वरी। तो दोस्तों मैं जितने भी ऑप्शन लेकर आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन लेकर आया हूँ, क्योंकि दोस्तों जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड ही है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो दोस्तों अगर ये क्वेश्चन सेम टू सेम नहीं है तो इससे रिलेटेड जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ इससे कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है दोस्तों। तो कर्णम मल्लेश्वरी जो है वो पहली क्या है, पहली ओलंपिक विजेता है दोस्तों, पहली महिला ओलंपिक विजेता है दोस्तों। और मिल्खा सिंह हमारे 4 स्वर्ण पदक जीत चुके हैं और द फ्लाइंग सिख इन्हें कहा जाता है दोस्तों। और पीटी ऊषा को क्या कहा जाता है, द गोल्डन गर्ल, इन्हें क्या कहा जाता है, गोल्डन गर्ल कहा जाता है दोस्तों। और इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हमारे केडी यादव हैं, जो हमारे केडी यादव हैं, इन्होंने 1952 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था उसमें कांस्य पदक जीता था, जो कि व्यक्तिगत रूप
से जीता था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, के.डी. यादव विल बी द राइट आंसर दोस्तों। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों, के.डी. यादव जो हैं उन्होंने 1952 में ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक हुआ था उसमें कांस्य पदक जीता था, जो कि व्यक्तिगत रूप से जीता था दोस्तों। मिल्खा सिंह जो है वो द फ्लाइंग सिख कहलाते हैं और इन्होंने 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं दोस्तों अब तक। और जो कर्णम मल्लेश्वरी जो है वो भारोत्तोलक थी, जो कि भारोत्तोलक हैं और ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला हैं दोस्तों। इसके साथ ही पी.टी. उषा गोल्डन गर्ल कही जाती है दोस्तों। कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है ना कि गोल्डन गर्ल किसे कहा जाता है, किसका उपनाम है गोल्डन गर्ल, तो वो है पी.टी. उषा दोस्तों। क्या हो जाएंगे, पी.टी. उषा दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बेकिंग पाउडर के रासायनिक संगठन में नहीं होता है, ये हमसे पूछा गया दोस्तों। तो इसके रासायनिक संगठन के बारे में बात करने से पहले जो इसके रासायनिक संगठन में क्या है क्या नहीं है ये पता करने के लिए हमें दोस्तों क्या होना चाहिए, बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। बेकिंग पाउडर का क्या फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो दोस्तों इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaH और हमारा CO3, NaHCO3। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें सोडियम पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है इसमें, और इसमें क्या पाया जाता है, कार्बन भी पाया जाता है, ऑक्सीजन भी पाई जाती है। तो कार्बन पाया जाता है दोस्तों, नाइट्रोजन नहीं पाई जाती है, हाइड्रोजन पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं पाई जाती है। और हमसे क्या पूछा, रासायनिक संगठन में नहीं पाया जाता, वो है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन ही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन भी होने वाला है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी होने वाला है दोस्तों आपकी परीक्षा की दृष्टि से। देख लेते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रमा के लिए समय मानक स्थापित करने का कार्य नासा को सौंपा गया, उसका नाम क्या है, ये हमसे पूछा गया दोस्तों। चंद्रमा के लिए, जो हमारा चंद्रमा है, जैसे हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के लिए एक समय मानक स्थापित किया गया जिसका नाम क्या है दोस्तों, ग्रीनविच मीन टाइम। क्या है दोस्तों, ग्रीनविच मीन टाइम है पृथ्वी के लिए समय मानक। तो दोस्तों इसी प्रकार जो चंद्रमा है हमारा, चंद्रमा के लिए समय मानक स्थापित करने के लिए ये कार्य जो सौंपा गया था वो नासा को सौंपा गया था। नासा जो हमारा अमेरिका का व्हाइट हाउस है उसके द्वारा नासा को ये काम सौंपा गया था। तो उसने उसका जो नाम दिया था वो क्या दिया था, ये हमसे पूछा गया दोस्तों। क्या समन्वित सार्वभौमिक समय जिसे कोऑर्डिनेट यूनिवर्सल टाइम कहते हैं ये दिया गया था, यूटीसी या जीएमटी। तो जीएमटी तो हो नहीं सकता क्योंकि दोस्तों ये तो जीएमटी तो पृथ्वी का है, जीएमटी क्या है, पृथ्वी का ग्रीनविच मीन टाइम, ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं है। तीसरा क्या है, समन्वित चंद्र समय। क्या है दोस्तों, समन्वित चंद्र समय, कोऑर्डिनेट लूनर टाइम यानी कि एलटीसी। तो दोस्तों यही है जो इसने नासा ने इसका नाम दिया है चंद्रमा के लिए समय मानक, वो है हमारा समन्वित चंद्र समय, कोऑर्डिनेट लूनर टाइम, एलटीसी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी अंतरराष्ट्रीय परमाणु समय, इंटरनेशनल एटॉमिक टाइम, ये तो एटॉमिक के लिए, तो ये तो हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सो दोस्तों यही आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 10 दोस्तों। सो दोस्तों अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन पसंद आया है दोस्तों, और आपको लग रहा है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया तो आप आसानी से कर देंगे दोस्तों, तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है दोस्तों। और अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना है हमारी लेटेस्ट वीडियो तुरंत पाने के लिए। सो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।